दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण के चुनाव बाकी रह गए हैं, जो 25 तारीख में और 1 जून को देखें उनमें 2 चरणों के चुनाव होंगे। और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो सबको आप सभी को पता है कि 4 जून में सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की या एनडीए गठबंधन की। लेकिन 5 चरण के चुनाव के पश्चात अगर हम देखें जो शीर्ष नेता हैं देश की राजनीति में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राहुल गांधी जी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं या जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता हैं या क्षेत्रीय सत्रप हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, या तेजस्वी यादव हैं या ममता बनर्जी हैं या नवीन पटनायक हैं। तो तमाम तरह के विभिन्न क्षेत्र के दल जो हैं और साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से जो पूरी राजनीति के अंदर इस समय राजनीतिक लोग छाए हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या इशारा कर रही है, उनकी शारीरिक भाषा क्या इशारा कर रही है। क्योंकि नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है, नेताओं की जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वह भी राजनीति के परिदृश्य को काफ़ी हद तक निश्चित करती है कि देश की राजनीति की दिशा किसके पक्ष में है, किसकी स्थिति में अच्छी संभावनाएँ लोग व्यक्त कर रहे हैं या देख पा रहे हैं। तो नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वह भी काफ़ी कुछ अपनी स्थिति को स्पष्ट करती है, बयाँ करती है कि हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, वह किस दिशा में जा रही है, कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से राजनीतिक दल की या कौन से नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, वह किस तरह की जो स्थिति को स्पष्ट कर पा रहे हैं, वह अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या राहुल गांधी जी की बात करें। आज इस बात को चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे कि पूरी जो बॉडी लैंग्वेज की हम जो बात कर रहे हैं, उसको वह किस तरह से पढ़ पा रहे हैं, किस तरह से देख पा रहे हैं। मैं उनका परिचय आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए मध्य प्रदेश से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो राकेश जी नमस्कार। आपने अपने पत्रकारिता जीवन में अनेक राजनीतिक कालखंड देखे हैं और राजनीति का चरित्र भी आप बखूबी समझते हैं, राजनीतिक नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी आप बखूबी समझते हैं क्योंकि आपने विभिन्न कालखंड राजनीति के देखे हैं, विभिन्न चुनाव आपने कवर किए हैं और उसमें नेताओं की जो शारीरिक भाषा होती है जिसको कहा जाता है कि उससे पता चल जाता है काफ़ी हद तक कि उसके अंदर कितना विश्वास है अपनी जीत के प्रति या अपनी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर। तो वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें और खास तौर से 2 नेताओं की मुख्य रूप से हम बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी हैं। आप दोनों की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो किस तरह से आप दोनों की को पढ़ पा रहे हैं, दोनों को समझ पा रहे हैं आप? राकेश जी। धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, आपने आज बहुत अनूठा सब्जेक्ट चुना है बातचीत के लिए। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कोई नई विधा नहीं है, ये सनातन विधा है। इसको अपन कहें ना, सदियों से, जब से मनुष्यता है, जब हमारे पास भाषा नहीं थी, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब भी हम देह की भाषा से लोगों के अंतर मन तक पहुंच जाते थे। और पत्रकारिता में ये जो विधा है, ये बहुत पुरानी है। ये जो हमारा आज़ादी का संग्राम था, उसमें भी तब के पत्रकारों ने इस विधा का इस्तेमाल किया है। जब महात्मा गांधी के साथ गोलमेज सम्मेलन अ, विफल हुई, तो उसके बारे में कहीं से कोई ब्रीफिंग नहीं की गई थी। केवल महात्मा गांधी उस हॉल से बाहर निकले इंग्लैंड में, और उनके चेहरे को देख कर के ही जो उस समय के जानकार पत्रकार थे, उन्होंने ये कयास लगा लिया था कि वार्ता विफल हो गई है, और वो निश्चित तौर पर बाद में पता चला कि वार्ता विफल हो गई। तो फिल्मों में भी, हमारे यहाँ साहित्य में भी ये इस बॉडी लैंग्वेज को बड़ा महत्व दिया गया है। आपको याद होगा, अ, लाख छुपाए छुप न सकेगा, राज है दिल का गहरा, हुँ, हुँ। और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो बॉडी की लैंग्वेज से आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। और आज की तारीख में जिन 2 महापुरुषों का आपने जिक्र किया, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री के ही शब्दों में शहजादे कांग्रेस के राहुल गांधी, उन दोनों की देह की भाषा इस समय पढ़ने लायक है। और जो जितना उसको बारीकी से पढ़ता है, वो उसका उतना ज़्यादा आनंद ले सकता है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता है कि इन दिनों माननीय मोदी जी कुछ तनाव में हैं। उन्हें अपनी सरकार बनते हुए या तो दिख नहीं रही है, या उसके बनने में कुछ रोड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो लगातार, उनके चेहरे में आप देखेंगे जो माथे पर सिकन पड़ती है, वो लगातार बढ़ रही है। उनके शब्दों में जो हल्कापन है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये बताता है कि
चुनाव की दिशा दूसरी तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के शाहजादे राहुल गांधी हैं, तो उनकी देह की भाषा में आप जितना स्वच्छंदता देखते हैं, जितना मौलिकता देखते हैं, जितनी सहजता देखते हैं, उससे लगता है कि इस बंदे को कोई फिक्र नहीं है। सरकार बने तो ठीक, न बने तो ठीक, वो अपने रास्ते पर जा रहा है। जो उसने संविधान बचाने का नारा दिया है, जो उसने लोगों को उनके हितों की रक्षा करने का वादा किया है, जो गारंटियां दी हैं, उन सबको लेकर के वो बेफिक्र है कि जनता उसके साथ होगी। अब हकीकत तो 4 जून तक ही पता चलेगी, लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज का आपने सवाल उठाया है, वो यही कह रही है कि सत्ता प्रतिष्ठान और उससे जुड़े हुए नेता बहुत परेशान हैं, जबकि विपक्ष उतना ही ज्यादा अपने आप को सहज महसूस कर रहा है। जी। जी, जी, जी। जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं सत्ता प्रतिष्ठान परेशान है वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए। अच्छा, जैसे बॉडी लैंग्वेज की आपने बड़ा व्याख्या की है, लेकिन क्या जो ना समर्थक वर्ग है, जो उनका वोटर है या किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, क्या उस पे भी इन सब बातों का असर पड़ता है? व्यापक रूप से असर पड़ता है कि नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, वह क्या व्यक्त कर पा रहे हैं? नेताओं का विश्वास वह क्या अपने मतदाताओं को संतुष्ट कर पा रहा है? तो ये भी कुछ फ़र्क पड़ता है मतदाताओं के ऊपर भी, वोटर्स के ऊपर भी, नेताओं की जो विश्वास या उनकी बॉडी लैंग्वेज? देखिए, ये भी बहुत मनोविज्ञान का विषय है। ये जो प्रश्न है राजनीतिक प्रश्न नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपके परिवार में आपके घर का मुखिया किन्हीं कारणों से चिंतित है, तो पूरे घर का जो शांति है वो भंग हो जाती है। सबको लगता है कि ये बताएं भाई बात क्या है, और उनका असर उन पर पड़ता है, परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। यही स्थिति है कि अब मोदी परिवार है, संघ परिवार है, तो इन दोनों के जो नेता हैं उनकी जो देह की भाषा है उसका असर इनके पूरे परिवार पर, यानी जो कमिटेड मतदाता है उस पर भी पड़ता है, जो शुभचिंतक मतदाता है उस पर भी पड़ता है, और जो इनके विरुद्ध खड़ा हुआ है संग्राम में उस पर भी पड़ता है। तो जिसका जितना बड़ा परिवार है उसकी उतनी ज्यादा तकलीफ है। तो निश्चित तौर पर इस समय जिन नेताओं के चेहरे पर शिकन है, जिनकी आवाज में लरज नहीं है, जो उत्तेजना से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका असर उनके मतदाताओं को प्रभावित करता है, और ये चरण दर चरण प्रभावित करता है। आपने देखा कि अब चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, तो हर चरण में जैसे जैसे नेताओं की उत्तेजना बढ़ी है, वैसे वैसे ही उनके समर्थकों की हताशा भी बढ़ी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब नेता हतोत्साहित है तो अब वोट डाल के करेंगे क्या। तो ऐसे में अंतिम जो 2 चरण बचे हैं, वो निश्चित रूप से अगर इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज इसी तरह की बनी रही, तो परिणाम भी आप देखेंगे कि ठीक इसी के अनुरूप आएंगे। जो तनाव में है वो तनाव में रहेगा, और जो स्वच्छंद और निश्चिंत है, बेफिक्र है, वो बेफिक्री से इन चुनाव के नतीजों का स्वागत करें। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं न कहीं जो बेफ़िक्री है और जो स्वच्छंद का है, उसका भी एक अलग कहीं न कहीं माहौल बनता है। और क्या इसी वजह से हम देखें कि जो देश की जो राजनीति में कोई ऐसा कोई नैरेटिव जो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सेट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं विपक्ष को घेरने के। और वहीं विपक्ष की अगर बात करें, वह जो भी बात उठा रहे हैं, जैसे राहुल गांधी लगातार एक बात कहते हैं कि जो आप कहेंगे मैं प्रधानमंत्री जी से बुलवा दूँगा। तो ये जो इस तरह का जो आपस में एक द्वंद चल रहा है सत्ता पक्ष में और विपक्ष के अंदर, उसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी को भले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी शाहजादा कहें, पप्पू कहें, जो भी कहें उनकी मर्जी है, लेकिन देश के एक आम नागरिक की तरह और एक आम मतदाता की दृष्टि से, पत्रकार की दृष्टि से नहीं, मैं देखते हुए ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से जो चाहे कहलवा सकते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया है। उन्होंने जाति मतगणना पर, उन्होंने आरक्षण के सवाल पर, उन्होंने हिंदू मुसलमान के सवाल पर, उन्होंने धर्म के सवाल पर, उन्होंने विकास के सवाल पर, सारे सवालों पर जो प्रश्न खड़े किए, उसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ा, चाहे वो हंसकर दिया हो, चाहे खिसिया कर दिया हो, चाहे मजबूरी में दिया हो। तो ये जाहिर है कि अब वो जो कबड्डी होती है ना खेल में, तो उनको उनके पाले में, वो अपने पाले में नहीं खड़े हैं सत्ता प्रतिष्ठान के लोग, वो प्रतिपक्ष के पाले में, कांग्रेस के पाले में खड़े हैं, और जिस राज्य में जो उनका प्रबल विरोधी है उसके पाले में खड़े होने के लिए मजबूर हो गए हैं। और निश्चित तौर पर यही सब जो कारक बनते हैं धीरे धीरे, ये चुनाव परिणामों को प्रभावित भी करते हैं और उनका निर्धारण भी करते हैं।
और ये धीरे धीरे हो चला। जी। जी, 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 जी। अच्छा, एक बात और बड़ी मुख्य रूप से सामने आ रही है, जिस तरह से नेताओं की जो चापलूसी की पराकाष्ठा है, वह हम देख रहे हैं कि लगातार अपने नेताओं की चापलूसी में वे इतना लीन हो गए हैं, विभिन्न तरह की उपमाएँ देने में वो संकोच ही नहीं करते हैं। हाल ही में संबित पात्रा जी का एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने भगवान से मतलब सीधा ऐसा वक्तव्य दिया, काफ़ी विवाद भी हुआ और हालाँकि उसके बाद में उन्होंने अपने वीडियो शेयर किया कि माँगी उन्होंने कहा कि जुबान लड़खड़ाने वाली बात जो कही जाती है कि ऐसा हो गया, सिर टंगा हो गया है। लेकिन इस तरह की जो बातें नेता करते हैं, अपने नेता को सीधा भगवान के समकक्ष खड़ा कर देते हैं। तो ये कौन-सी चापलूसी है, ऐसी कैसी पराकाष्ठा है या उनकी मजबूरी है इस तरह की बातें कहना अपने नंबर बढ़ाने के लिए? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, देखिए, भारतीय राजनीति का जो अतीत है बड़ा उज्जवल रहा है। उसमें चापलूसी के लिए दशकों तक कोई स्थान नहीं था। लोग खुलकर बोलने की स्थिति में थे, अपने दल के नेताओं के बारे में, अपने दल के संविधान के बारे में, अपने नेताओं के कामकाज के बारे में। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति पूजा राजनीति में बढ़ी है, वैसे-वैसे ये जो चापलूसी की प्रथा है, ये भी उसी रफ्तार से तेज़ बढ़ी है और आज तो ये फुल वॉल्यूम से काम कर रही है। लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ प्रतीक्षारत हैं माननीय मोदी के, तो ये कह सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, ये दोनों को मालूम है, भगवान को भी मालूम है और हमारे नेताओं को भी मालूम है। और जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसके बाद लोग पछताते भी हैं। संबित पात्रा को भी क्षमा याचना करनी पड़ी, लेकिन ईश्वर इतनी आसानी से क्षमा नहीं करता, और ईश्वर कर भी दे तो ये देश की जनता ये क्षमा नहीं करती। वो अपने आराध्यों पर इस तरह के जो घटिया किस्म की टिप्पणियां हैं, इनको शायद पसंद नहीं करती। और संबित की एक छोटी सी गलती है, मैं उसे छोटी सी गलती इसलिए कहता हूँ कि वो बड़ बोले हैं स्वभाव से, अति उत्साह में कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन उसका जो खमियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, उड़ीसा के बाहर जिन 8 राज्यों में ये 5, 6वें और 7वें चरण में मतदान होने जा रहा है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि 2 चरण के चुनाव अब रह गए हैं और काफ़ी हद तक एक तरह से जो तस्वीर है चुनावी बिसात की, वह भी काफ़ी हद तक स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं मैक्सिमम सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। अब 2 चरण के चुनाव की जो तस्वीर है, उसको आप किस तरह से पढ़ पा रहे हैं? किस तरह से मतदाता का जो रुख है, जो 5 चरण में दिखाई दिया है, जो 5 अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग फेज़ के अंदर सामने आया, क्या आने वाले 2 जो फेज़ के चुनाव है, इलेक्शन है, उसमें भी आप कुछ इस तरह का ही मतदाताओं का रुख देख पा रहे हैं? देखिए, मतदाताओं का मन तो बन जाता है पहले दूसरे चरण में ही, लेकिन इस देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे मतदाता बहुत भ्रमित है। हर चरण में कुछ न कुछ ऐसे नए मुद्दे, नए विषय सामने लाए जाते हैं कि मतदाता तय नहीं कर पाता कि वो जाए किस तरफ। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो मतदाताओं के की मानसिकता का भी सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, वो भी और गाढ़ी होती है। तो अंतिम जो 2 चरण हैं जिसमें मुश्किल से 100 या 110 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें इन 8 राज्यों का मतदाता बहुत गंभीरता से मतदान करेगा और वो सारी जो गतिविधियाँ पिछले 2 महीने में इस देश में हुई हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं, उन सबकी समीक्षा करेगा। चाहे वो उड़ीसा में बीजू जनता दल के जो सुप्रीमो हैं नवीन पटनायक, उनके बारे में कही गई बातें हों, चाहे भगवान जगन्नाथ के बारे में कही गई बातें हों, चाहे हिंदू मुसलमान के बारे में कही गई बातें हों, सबकी समीक्षा के बाद ही इन दोनों चरणों में मतदान होगा और ये मतदान निर्णायक मतदान हुआ, क्योंकि सीटें कम हैं, नेता फुर्सत में है, तरह-तरह से एक-एक सीट पर 20-20, 40-40 नेता लगाए गए हैं। तो मतदाताओं के ऊपर भी बहुत दबाव है और नेताओं के ऊपर भी दबाव है, और ये दबाव लोकतंत्र के लिए मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन है तो है। जी। जी, जी, सही कहा आपने नेताओं के ऊपर दबाव है और सभी जगह अगर देखें राजनीति में इस समय सभी जो राजनीतिक दल हैं कहीं न कहीं प्रेशर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आकांक्षाएँ जिस तरह से लोगों की रहती हैं, जिस तरह के सपने या वादे लोगों को से कर दिखाते हैं या बातें करते हैं, उस तरह से कहीं न कहीं वे उन्हें पूरा करने में तो सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए मतदाताओं की नाराज़गी को झेलना भी स्वाभाविक रूप से उन्हें मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की अगर विशेष रूप से बात करें
पिछले अगर 10 साल का जो उनकी राजनीतिक यात्रा है बीजेपी की या सरकार की, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं आई है, उनके व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। लेकिन चुनाव ऐसा लगता है कि उनके सामने उनकी वो जो राजनीतिक यात्रा रही है पिछले 20-25 साल की, अगर पूरी यात्रा की भी बात करें, सबसे बड़ा मुश्किल चुनाव उनके लिए साबित हो रहा है ये। जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं, जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का जो सामने विचार निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा की जो अंदरूनी कलह को लेकर तमाम राजनीतिक जानकार लोग कहीं न कहीं बात कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के योगी जी को लेकर और शीर्ष नेतृत्व के बीच में कहीं न कहीं समन्वय की भारी कमी है। या दूसरे जो नेता नितिन गडकरी जी को लेकर हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। तो तमाम जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व से जो उनकी जो समन्वयता में कमी है, वह भाजपा को नुकसान पहुँचा रही है इस बार। आपको क्या लगता है, क्या ये एक बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की जो यात्रा है राजनीतिक उसके अंदर बाधा बन रही है क्या सब चीज़ें ये? देखिए प्रशांत जी, भाजपा की जो 44 साल की 44 इयर्स की जो राजनीतिक यात्रा है, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा 2 सीटों से, उसकी यात्रा शुरू हुई और 303 सीटों पर 2019 में रुकी आके, और अब उनका लक्ष्य 400 सीटों का है। तो पहली चुनौती तो 400 सीट थी। दूसरी चुनौती ये हुई कि इस 10 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपना परिवार खड़ा कर दिया, जो जबकि उनके पास पहले से संघ परिवार बहुत बड़ा था। और इस समानांतर परिवार के बाद सबसे दुखद पहलू ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि अब उन्हें संघ की जरूरत नहीं है। उन्हें से मतलब भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी से मतलब माननीय मोदी जी और शाह की जोड़ी को संघ की जरूरत नहीं है। तो जिस देश की राजनीति में संघ पिछले 100 साल से अपनी भूमिका, भले ही वो नकारात्मक भूमिका हो, सकारात्मक भूमिका हो, निभा रहा हो, उस संघ को, उस संगठन को अगर कोई सत्तारूढ़ दल सत्ता के मद में एक क्षण में खारिज करता है, तो आप समझिए सबसे बड़ी चुनौती भी है इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुत्व का जो झंडा लेके लोग चले थे उनके लिए। अब या तो हिंदुत्व का झंडा इस देश में शीर्ष पर फहराएगा, या फिर ये सब जो नारेबाजी कर रहे हैं पिछले 100 साल से, ये सब रसातल में चले जाएंगे। और ये निर्णय जनता को करना है। ये निर्णय कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता कि वो कहाँ रहेगा। ये निर्णय जनता करती रही है। कांग्रेस की आपको याद हो, आपातकाल की स्थितियां बनी थी, उस समय आपातकाल लगाया गया, गलत था सही था, इसका फैसला जनता ने किया। जनता ने कांग्रेस को सत्ताच्युत भी किया और जनता ने 2.5 साल बाद कांग्रेस को वापस भी अपने सिर पर बिठाया। तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने 2014 में अपने सिर पर बिठाया था, 2019 में अपने कंधों पर बिठाया और बड़ा किया उनका कद। और हो सकता है कि 2024 में वो झटके के साथ उनको अपने सिर और कंधे दोनों से उतार के बाहर कर दे और उनसे कहे कि अब आप पहले आपस के झगड़े निपटा लीजिए। संघ परिवार बड़ा है या मोदी परिवार बड़ा है, ये तय कर लीजिए। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है या नहीं है, ये तय कर लीजिए। देश को आपकी जरूरत है या नहीं, ये बाद में तय कर लीजिए। जी। जी, जी। लेकिन बात सवाल यही आता है कि निकल के जेपी नड्डा जी की जैसे आपने बात कही, आखिर ऐसी कौन-सी आवश्यकता उन्हें पड़ी कि उन्हें ये कहना पड़ा कि संघ को अब हमारी मतलब हमें आवश्यकता नहीं है मोदी जी के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आवश्यकता थी, लेकिन इस समय दौर में नहीं है। तो ऐसी बात कहने के लिए कौन-सी उनके साथ मजबूरी थी या क्या वह जो आपस में कहीं न कहीं कंट्रोडिक्शन बताए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के और आरएसएस के बीच में कहीं न कहीं समन्वयता की या आपसी समझदारी में कुछ कमी आई है। तो जेपी नड्डा जी ने उसी को लेकर संदर्भ में ये बातें कोट की हैं या कुछ वास्तव में कुछ अंदर खाने कुछ इतना आपस में अंतर्विरोध पैदा हो चुके हैं कि ये उस संदर्भ में बात कह रहे हैं? या वास्तव में उन्हें बीजेपी को आवश्यकता नहीं आरएसएस की शक्ति की आज के टाइम में? प्रशांत जी, चड्ढा जी सिर्फ सॉरी, चड्ढा नहीं, नड्डा। नड्डा जी नड्डा जी। सिर्फ एक चेहरा है। किसका चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीमो इस समय है, माननीय मोदी जी और माननीय शाह साहब का एक चेहरा है, मुखौटा है। वो अध्यक्ष नहीं है। वो भी वैसे ही अध्यक्ष हैं जैसे कि कांग्रेस के खड़गे साहब को कहा जाता है वो कठपुतली अध्यक्ष हैं। तो नड्डा साहब भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो मोदी और शाह की कठपुतली है। तो जो मोदी और शाह के मन में है वो उनके मुंह में रख के कहलवा दिया गया है। और ये इसलिए कहना पड़ा
क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ये जो शीर्ष नेता हैं मोदी और शाह, ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी नीतियों से, उनकी कारगुजारियों से, उनकी कार्यशैली से संघ का जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है वो दुखी है और उसने अपना हाथ खींच लिया है। वो 2 महीने पहले आपको याद हो जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो इसी संघ के कार्यकर्ता लोगों को आमंत्रित करने के लिए, अयोध्या आमंत्रित करने के लिए घर घर पीले चावल बांट रहे थे। और आज की स्थिति है कि जब मतदान चल रहा है तो मतदाता पर्चियां बांटने वाला कोई नहीं है। पीले चावल तो आप छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये काम नहीं करते थे, ये काम आरएसएस के संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता करते थे, जिनके पास कुछ होता नहीं था, एक झोला और पजामा कुर्ता और चने भुने हुए के अलावा। तो जब ऐसे लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है तो इससे मोदी और शाह की चीज बड़ी है। उन्हें लगता है कि जब उनकी घर में स्वीकार्यता नहीं है, उनका संघ उनको बड़ा नहीं मान रहा है, तो ये देश उन्हें बड़ा कैसे मान लेगा। और शायद इसी घबराहट में, इसी चीज में उन्होंने कह दिया कि उन्हें संघ की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता को ठुकरा के कोई बच्चा कितना बड़ा हो सकता है, ये कल्पना आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की आज यही स्थिति है तो वो अपनी मात्र संस्था को ठेंगा दिखा रहा है, कह रहा है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अपनी माता तो संस्थाओं को भी इसमें ठेंगा दिखा रहा है। तो ऐसे में नितिन गडकरी का जो रोल है, नितिन गडकरी को लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में व्याप्त हैं। लगातार कहा जाता है कि नितिन गडकरी और जो प्रधानमंत्री जी या उनके बीच में जिस तरह से मतलब मतभेद सामने आते हैं या इस तरह की आपस में विचारों में कहीं न कहीं टकराव है उनके, तो और कहा जाता है ये कि नितिन गडकरी मोहन भागवत जी के आरएसएस के बड़े नज़दीकी नेता हैं। तो तमाम तरह की परिदृश्य की अगर बात करें, संघ लगातार क्योंकि भाजपा का शक्तिपुंज रहा है, आरएसएस भाजपा का शक्तिपुंज रहा है और लगातार उन्हें खाद-पानी में भाजपा को राजनीतिक रूप से देता रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से या अपने संगठनों के जो विभिन्न तरह के संगठन उन्होंने बना रखे हैं। और नितिन गडकरी को आप इस संदर्भ में कहाँ देख पाते हैं? उनका रोल किस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरे इस घटनाक्रम के अंदर? प्रशांत जी, ये यक्ष प्रश्न है। देखिए, नितिन गडकरी हों या माननीय मोदी जी हों, सब संघ के स्कूल से निकले हुए छात्र हैं। सबकी प्रतिभा एक समान है, कोई न बहुत बड़ा है, ना कोई बहुत छोटा है। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से नितिन गडकरी और उन जैसे तमाम लोग, जिसमें बहुत लंबी फहरिस्त है, राजनाथ सिंह को शामिल कर लीजिए या केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकांश लोगों को शामिल कर लीजिए, उनकी कोई हैसियत बची नहीं। और ऐसे बल्कि हैसियत नहीं बची, बल्कि उनकी हैसियत को और दबाने की कोशिश की गई। जैसे कि पिछले महीनों के ही आप याद करें, नितिन गडकरी के व्यापार को लेकर के भारत सरकार ने जिस तरह से छेड़छाड़ की, ईडी लगाई, जांच कराई, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। इससे जाहिर है कि अब मोदी जी अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को विश्वसनीय नहीं मानते, किसी को भी वो अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते, किसी को अपना बराबरी का नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी आक्रामक मुद्रा में सामने आएंगे, मुझे नहीं लगता है। ये फैसला 4 जून के बाद ही होगा, जब जनता का जो जनादेश है सामने आ जाएगा। जनता अगर मोदी जी को ठेंगा दिखाती है, उनकी सरकार को अस्वीकार करती है, तो निश्चित तौर पर संघ अपनी तरफ से नितिन गडकरी हो या और कोई उन जैसा उदारवादी चेहरा हो, जो सर्वग्राही हो, जो हिंदू मुसलमान की बात तो करे लेकिन उस ढंग से न करे कि वो एकदम जहरीली हो जाए। ऐसे किसी फेस को सामने ला सकती है, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नितिन गडकरी व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति में नहीं है कि वो खुल करके मोदी जी को या तो चुनौती दे दें या यशवंत सिन्हा की तरह पार्टी के मंच को लात मार के बाहर निकल जाएं और कहें कि मैं केवल संघ का काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं करूंगा। तो स्थितियों की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नितिन गडकरी का व्यक्तित्व है, वह भी ये कहीं न कहीं बताता है कि वह इस तरह की चीज़ों में आक्रामक रूप से राजनीति करने में यकीन नहीं रखते, ना विद्रोह करने की वो है। उनकी जो नेचर राजनीतिक रूप से दिखाई देती है, इस तरह का उनकी शैली दिखाई नहीं देती है। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं, अगर हम केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं जमानत पर, तो जिस तरह का वह आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं, खूब रैली कर रहे हैं, लगातार विभिन्न जगह जाकर भी वह अपनी बातें रख रहे हैं जनता के सामने। और जिस तरह से लोगों का जमावड़ा उनके रैलियों के अंदर दिखाई दे रहा है, उन्हें सुनने के लोग जिस तरह से एकजुट दिखाई देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, क्या वह विपक्ष के चेहरे के रूप में भी एक कहीं न कहीं अपनी जगह बना रहा है?
देखिए, कड़वा सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के एक बड़े घटक हैं। उनकी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और उनके तेवर भी वैसे ही हैं जैसे कि माननीय मोदी जी के तेवर हैं, और उनके तेवर में जवाब देने की क्षमता अरविंद केजरीवाल में है। लेकिन हाल की 50 दिन की जेल यात्रा से लौटे अरविंद केजरीवाल को भी ये भी पता है कि इस देश का मतदाता आज भी कांग्रेस को ही सबसे बड़ी पार्टी मानता है। तो 4 जून के बाद अगर विपक्ष के पक्ष में जनादेश आता है तो माननीय केजरीवाल को सरकार में शामिल होना पड़ेगा या सरकार के बाहर से समर्थन देना पड़ेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे में जिस गांधीर्य की जरूरत है वो अरविंद केजरीवाल में नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी उसी भाषा में बोलते हैं जिस भाषा में हमारे माननीय मोदी जी बोलते हैं। तो और उनकी कोई विरासत भी राजनीति की नहीं है। वो एक आंदोलन 20 साल पहले जो हुआ है उससे निकले हुए नेता हैं और नौकरशाह हैं। तो आदमी पहले ये देखता है कि राजनीति के लायक कौन है। तो राजनीति के लायक जो लोग हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, देश उन्हें पहचानता है। जा जी जी, जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग भी काफ़ी गंभीरता से अपने नेताओं का जो उनका चारित्रिक राजनीति की जो शैली है उसको भी अध्ययन करते हैं और किस तरह से आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे राजनीति के तो आने वाला समय बताएगा और 4 जून को स्पष्ट होगा कि देश के मतदाताओं ने किसके समर्थन में अपना मत जाहिर किया, अपना पक्ष जाहिर किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देता हूँ। मैं राकेश जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज विभिन्न मुद्दों पर हमारे दर्शकों के लिए अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।